नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2017 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि लैंग्वेज ग्रुप का है। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, आपको पता है, जिनमें से शुरू के 30 प्रश्न जो होते हैं वो पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 में जिसमें कि लिटरेचर से और लैंग्वेज से प्रश्न होते हैं, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी से। तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र इस एक वीडियो में आप लोगों को हल मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट मिलेगा BHU बीएड एंट्रेंस से लेकर के। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें यह जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, देखते हैं प्रश्नों को। और प्रश्न का इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, न केवल हल। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ये है मतलब कि क्लासरूम में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग मेथड। अब यहाँ पर कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि पाठ योजना क्यों नहीं। तो पाठ योजना जो होता है वही तभी सक्सेसफुल है जब पढ़ाने की विधि अच्छी हो। तो पढ़ाने की विधि यहाँ पर सबसे अच्छा होगा, सबसे जरूरी फैक्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे प्रभावशाली उपाय मानते हैं। मतलब जिस प्रकार से एजुकेशन का लेवल गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव स्टेप क्या होगा। तो मोस्ट इफेक्टिव स्टेप यही होगा कि समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाया जाए, मतलब क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्वालिटी को सुधारा जाए। पूरे एजुकेशन सिस्टम में जिस प्रकार से फॉल्ट है उसे सही किया जाए, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का पूरा मतलब क्या होता है। तो असेसमेंट ऑफ इन स्कॉलिस्टिक एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द पीपल्स ग्रोथ, मतलब विद्यार्थी का जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो है, मतलब जो विषय से संबंधित जो ज्ञान है, और इसके अलावा उसके अंदर जो व्यक्तित्व जिसका इस प्रकार से विकसित हो रहा है उसे सह शैक्षिक पहलू कहते हैं। तो उसका पूरा जो है, क्योंकि इसीलिए व्यापक का मतलब यही है कि दोनों फैक्टर को ध्यान में दिया जाए। तो विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक पहलू का भी निर्धारण किया जाएगा। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक प्रभावशाली अध्यापक है। तो प्रभावशाली अध्यापक वही होगा जो विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता हो। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को, तो ये शिक्षण को बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि समाज केंद्रित। ये क्वेश्चन हमने जो है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से एक अलग से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया था फेसबुक पेज पर भी, आप इसे देख सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ना कि समाज केंद्रित। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में अचानक एक छात्र आवाज़ निकालता है, आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे समस्यात्मक होते हैं, उनका उद्देश्य ही रहता है क्लास को डिस्टर्ब करना। तो ऐसे बच्चों को एक आध बार इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इग्नोर कर देंगे, मतलब ध्यान नहीं देंगे, तो क्या करेगा, वो चुप हो जाएगा। तो फिर इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो लर्निंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी कि बच्चा सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। तो स्टूडेंट का खुद का विल, खुद की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, उसके अंदर खुद ही ये कहीं इंटरेस्ट जगा दिया गया, तो बच्चा जो है आसानी के साथ सीख जाएगा। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अधिगम सामग्री, शिक्षक की शिक्षण विधि, सब कुछ निरर्थक हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं होगा जब तक बच्चा खुद सीखने के लिए तैयार ना हो। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक की कक्षा में अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई में कमजोर हों तो उसे क्या करना चाहिए। विकल्प है, अनदेखी करना चाहिए, केवल कुशाग्र छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, अपना शिक्षण जारी रखना चाहिए, और चौथा है, अपने शिक्षण की गति को धीमा कर कुशाग्र छात्रों को कुछ अतिरिक्त निर्देशन प्रदान करना चाहिए। तो बात यही होती है दोस्तों कि अगर बच्चा पढ़ करके आया, उसे पहले से पता है, कुशाग्र होगा, इट मीन्स टैलेंटेड होगा, तो पहले से पढ़ा रहेगा, मतलब उसे कुछ आता जाता रहेगा, तो उसको क्लास में उतना मन नहीं लगेगा। तो उसे क्या करें, अतिरिक्त निर्देशन दें, मतलब कुछ ऐसे काम में लगा दें, कुछ उसे ऐसे काम दे दें कि वो मतलब कुछ क्रिएटिव करे, कुछ उससे एडवांस करे, और कुछ और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए आप गति धीमी कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है एक शिक्षक के रूप में कमज़ोर और मजबूत दोनों बच्चे को आपको लेकर के चलना होगा।
तो इस प्रकार से आप ना केवल किसी एक को लेकर के नहीं चल सकते हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक को कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ानी हो तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब ये है कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें लगें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए, उसे विषय वस्तु पर वाद विवाद करना चाहिए। वाद विवाद इसलिए, जब वाद विवाद करेंगे तो खुद बच्चे शामिल होंगे, तो डिस्कस करेंगे एक दूसरे टॉपिक पर। मान लीजिए आपने ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना करके मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो आपने 8 ग्रुप बना दिया, या मान लीजिए 10 ग्रुप बना दिया 5-5 बच्चों का। अब वो आपस में बात रखें, फिर उसमें से कोई एक लीडर हो वो अपनी बात रखे, तो 10 ग्रुप में से सिर्फ 10 आवाज़ आएगी। इस प्रकार से वो एक दूसरे से सीखेंगे, इसी को ही कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को बच्चों को जो है एक्टिव रखना होगा और उनको हमेशा जो है पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि सभी मिल करके काम करें। इससे एक दूसरे से सीखेंगे और आत्महीनता नहीं आएगी उनके अंदर, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। तो ये होता है, सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है इम्पार्शियल एटीट्यूड की। मतलब यह जो किसी के तरफ बायस्ड ना हो, किसी की तरफ झुकाव ना हो शिक्षक का, तो बच्चे उसे पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो ये लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 2010 तक का। अगला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन दस्तावेज प्रकाशित हुए थे। ये प्रकाशित हुए थे दोस्तों 1993 में, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, उसका शीर्षक ये था लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के कितने पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं। तो इसमें पाठ्यक्रम क्षेत्रों को रखा गया है 21 प्रकार के क्षेत्रों को जो है चुना गया था, जिन पर बात रखी गई है। और अगला प्रश्न है, एकलव्य संस्थान ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग प्रकार के उपागम का विकास किया है। तो एकलव्य संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में एक एनजीओ है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। तो दोस्तों 2019 का वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस WEEC जो कि थाईलैंड में किया गया था 2019 का, और अगला जो है दोस्तों प्रेग में होगा, PRAGUA। तो इसकी मेज़बानी जो होगी वो किया जाएगा और ये मार्च में होगा, मार्च 2022 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका ने अभी हाल ही में पेरू नाम के वेबसाइट का आरंभ किया, बच्चों में सामंजस्य स्थापन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु किया। पेरू का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों पीस एजुकेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन यूनिट। ये श्रीलंका ने लॉन्च किया है। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो होते हैं पूछे जाते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जिनके लिए हम आपको टाइम टाइम पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17th जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं इसे। 18th है, हु हैज़ वन द 2017 ग्लोबल टीचर प्राइज। तो 2017 के कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 2020 में किसको मिला है। तो ये है रंजीत सिंह डिशाले, इसे आप याद कर लीजिए। इस पर एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है चैनल पर, उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन है। तो वर्तमान में NCERT के निदेशक है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस प्रदेश की सरकार ने कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी बना दिया है संस्कृत को। तो ये है दोस्तों असम की सरकार। असम सरकार ने कक्षा 8 तक संस्कृत को कंपलसरी किया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 पर। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है। 10 प्रश्न हैं, इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो इसे अगर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। आगे बढ़ते हैं, E B की बहन है, A C का पिता है, B C का पुत्र है, तब A का E से क्या संबंध है। तो इसमें संबंध होगा कि A E का ग्रैंडफादर अर्थात दादा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, P की Q आयु के बराबर है, R S से छोटा है, T R से छोटा है, किंतु P से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है। तो इसे व्यवस्थित करें तो सबसे बड़ा इसमें S आएगा, सबसे बड़ा S होगा। अगला प्रश्न है, यदि पेयर को OCLV लिखा जाए तो टाउन के लिए क्या लिखा जाएगा। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पेयर में और OCLV को कंपेयर करें अगर, तो P में 1 कम करते हैं तो O आता है, लेकिन A में 2 ऐड करते हैं तो C आता है। इसी प्रकार I में 3 ऐड करते हैं और R में जो है ऐड करते हैं
तो इस प्रकार से OCLV आ जाता है। आर में अगर 4 ऐड करें STUV, तो इस प्रकार से 2 3 4 ऐड करना होगा। इसी प्रकार से टाउन के लिए अगर करें तो T में 1 कम करें तो S आएगा, इसके बाद O में 2 बढ़ा दें तो आ जाएगा Q। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों SQZR। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो चौथे स्थान पर इसमें जो है दोस्तों, अगर इसे क्रम से व्यवस्थित करें तो एनक्रोच आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कैलेंडर से, यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो माह का 19वां दिन क्या होगा। रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले का जो दिन था वो फ्राइडे था, तो 10 दिन बाद जो दिन होगा वो भी फ्राइडे ही होगा, और फिर 17वें दिन जो होगा वो भी फ्राइडे ही होगा। इस प्रकार से उसमें फिर 2 दिन और ऐड कर दें तो संडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें सही विकल्प होगा संडे। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 17 दिसंबर 2002 को अगर सैटरडे था तो 17 दिसंबर 2003 को संडे होगा, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है एक साल में। इसी प्रकार से 17 दिसंबर 2004 जो है इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो आ जाएगा ट्यूसडे। और फिर 5 दिन और जोड़ें इसमें, क्योंकि 17 5 22 होता है, तो 5 दिन और जोड़ेंगे तो संडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी सही दिन होगा संडे। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आप 1 से 100 अंक को लिखेंगे तो कितनी बार 3 अंक मिलेंगे। तो इसे व्यवस्थित करेंगे अगर तो देखेंगे तो इसमें जो है 20 बार 3 अंक मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ब से 3 वर्ष बड़ा है और स से 3 वर्ष छोटा है, जबकि ब और द जुड़वे हैं, ट्विंस हैं। स द से कितने वर्ष बड़ा होगा। तो इसमें जो है दोस्तों आंसर आ जाएगा 6 वर्ष बड़ा होगा। इसे आप हल कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसे समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब से 3 गुना बड़ा है, स अ से 4 वर्ष पहले 2 गुना बड़ा था। 4 वर्ष में अ 31 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान समय में अ और स की आयु क्या है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बावजूद अगर ये कोई आपको क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन बी की तरफ, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, रात 4 बजे के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो रात 4 बजे के लिए हम लोग बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त। अगला क्वेश्चन है, मितभाषी का अर्थ क्या है। तो मितभाषी का अर्थ होता है नपातुला और कम बोलने वाला। उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द को आकार देते हैं, नया अर्थ बना देते हैं उसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर कौन सा है। तो स्वर है ई। ये एकदम सामान्य सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संप्रदान क्या है। तो संप्रदान जो है एक कारक विशेष है, संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, वाक्य में विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य में जो विधेय होता है वो कर्म पद होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दावाग्नि का अर्थ है। तो दावाग्नि जो होती है दोस्तों जंगल की आग होती है। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं और पानी की आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से दावाग्नि जो है वो आपका सही आंसर होगा, जंगल की आग। आगे बढ़ते हैं, तरल का विलोमार्थक है। तो तरल का जो हो जाएगा दोस्तों ठोस। गरल का मतलब होता है विष। सरल का मतलब जो होता है जो इंसान शांत हो, शांत स्वभाव वाला। और कमल तो आप जानते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। विराट का विलोमार्थक है। तो विराट का हो जाएगा दोस्तों क्षुद्र। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द इसमें से जो है दोस्तों आग है, क्योंकि अग्नि जो होता है वो तत्सम होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बतलाइए। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो होता है अवनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी में कारक कितने माने जाते हैं। तो हिंदी में संबोधन को भी कारक माना जाता है और संबंध को भी। इस प्रकार से 8 प्रकार के हिंदी में जो है कारक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कहावत कौन सा है। तो ये कहावत जो होगी दोस्तों, आंख का अंधा नाम नयन सुख, गढ़े मुर्दे उखाड़ना ये जो है मुहावरा है। जहर उगलना मुहावरा है। लोहे का चना चबाना मुहावरा है। लेकिन आंख का अंधा नाम नयन सुख ये कहावत या लोकोक्ति है। यह पुस्तक पठनीय है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है।
तो यह दोस्तों यह है आप लोगों का सार्वनामिक विशेषण, मतलब सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, इससे सार्वनामिक विशेषण होगा। इनमें से कौन प्रेमचंद्र की कृति नहीं है? तो प्रेमचंद्र की इसमें दोस्तों कंकाल नहीं होगा, क्योंकि कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। इनमें से कौन भक्तिकालीन नहीं है? तो भक्तिकालीन नहीं है दोस्तों दीनदयाल गिरी। आगे बढ़ते हैं, पिता पुत्र में कौन सा समास है? पिता और पुत्र अर्थात द्वंद्व समास है, पिता और पुत्र दोनों इसमें प्रधान हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी क्या है? तो हिंदी जो है दोस्तों राजभाषा है। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत जो है मैत्रेय शरण गुप्त जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, इनमें मध्यम पुरुष कौन सा है? तो मध्यम पुरुष हो जाएगा तू या तुम कहते हैं जिससे। आगे बढ़ते हैं, अदालतों में नागरी लिपि के प्रयोग संबंधी आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये महामना मदन मोहन मालवीय जी की भूमिका थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? तो ये है उदंत मार्तंड। आगे बढ़ते हैं, किसके निबंधों का संग्रह है चिंतामणि? तो चिंतामणि दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, अब हैं संस्कृत के प्रश्न। राजा दिलीपस्य गो सेवायाः वर्णनम डैश महाकाव्य वर्तते, मतलब राजा दिलीप की गो सेवा का वर्णन किस महाकाव्य में वर्णित है? तो यह है रघुवंशम में, जो कि कालिदास जी ने लिखा है। उत्तर रामचरिते डैश विषये वर्णितम अस्ति, तो उत्तर रामचरित जो है लवकुशयोः, लवकुश के विषय में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, कुमार संभवस्य रचयिता, कुमार संभव के रचयिता हैं दोस्तों कालिदास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुमार संभव एक महाकाव्य है जो कालिदास जी ने लिखा है, इसमें शिव पार्वती का वर्णन है। हर्षचरितस्य रचयिता, तो हर्षचरित के रचयिता हैं दोस्तों बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं, शूद्रकस्य रचना वर्तते, तो शूद्रक जी ने जो लिखा है मृच्छकटिकम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नल दमयंतयोः वर्णनम वर्तते, तो नल और दमयंती का वर्णन जो है नैषधीय चरितम में आता है और इसके लेखक हैं श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है, लता शब्दस्य तृतीया विभक्ते एक वचनम भवति, तो लता का तृतीया में अगर देखें तो बनता है लतया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसे आप याद कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, पच धातु लृट लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम वर्तते, मतलब पच धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष में एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें बनेगा दोस्तों पक्ष्यामि। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रतिधन एकम प्रत्येकम इत्यत्र कहा संधि, तो इसमें दोस्तों यण संधि है, ई की जगह पर या हुआ है। त्रिदेवः इत्यत्र कहा समासः, तो त्रिदेव जो है दोस्तों ये है संख्या पूर्व द्विगुः, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। सह गृहम गमिष्यति इत्यस्य अनुवादम कुरुत, तो सह का मतलब होता है वह, गृहम मतलब घर को, गमिष्यति मतलब जाएगा, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शुद्धम वाक्यम लिखत, शुद्ध वाक्य लिखिए। क्या है? अहम जलम पीबती, क्योंकि अहम है तो क्योंकि ये उत्तम पुरुष में है इसलिए इसको भी उत्तम पुरुष में होना चाहिए था, लेकिन ये है अन्य पुरुष में, मतलब प्रथम पुरुष में, इसलिए यहाँ पर ये विकल्प सही नहीं होगा। अहम गृहम गच्छति ये भी सही नहीं होगा। त्वं कुत्र गच्छति ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि त्वं जो है मध्यम पुरुष में है और मध्यम पुरुष में रूप बनता है गच्छसि। सह गृहम गच्छति यह सही होगा, क्योंकि सह जो है अन्य पुरुष में है और गच्छति भी अन्य पुरुष में है, इस प्रकार से चौथा विकल्प सही होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रमिदं दर्शने वर्तते, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो है दोस्तों वेदांत दर्शन में पाया जाता है, होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यम नचिकेतयोः संवादः डैश उपनिषदि वर्तते, मतलब यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये होता है दोस्तों कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संस्कारात् परम गुरुकुले प्रवेशः भवति, इसमें मतलब किस संस्कार के बाद गुरुकुल में प्रवेश होता था? तो गुरुकुल में प्रवेश दोस्तों होता है उपनयन संस्कार के बाद, जिसे हम यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्यशास्त्रस्य रचयिता, यहाँ पर अर्थशास्त्र होना चाहिए था, अर्थशास्त्रस्य रचयिता वर्तते, तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य हैं, जिनका नाम चाणक्य भी है। आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेदः डैश वेदस्य उपवेदः वर्तते, तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेदाध्ययनम डैश भवति इसमें, तो वेदाध्ययन जो होता था गुरुकुल में होता था, गुरुकुलेश भवति इसमें, गुरुकुल में होता था। निरुक्तस्य रचयिता, निरुक्तस्य के रचयिता जो है दोस्तों यास्क हैं, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं इसलिए पूछ ली गई हैं। अब सरल रचनाएं पूछी जाती हैं, साहित्य में ज़्यादा डिटेल नहीं जाया जाता। अगला प्रश्न है, वेदांगानी डैश संति, तो ये वेदांगानी जो होती हैं षड होती हैं,
6 प्रकार के वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्यायाः सन्ति। तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, इसलिए अष्टादशः। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विसिद्धवति कार्याणि न मनोरथैः। तो यहाँ पर गलत टाइप किया गया है, ये दरअसल एक पंक्ति है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प सही होगा। ये कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिनको मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, जिन्हें यहाँ पे याद कर लेंगे। 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा आसानी के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इंग्लिश के प्रश्न आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड स्कॉर्न। मतलब ये जितने बड़े अल्टरनेट शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्द में स्कॉर्न के सबसे करीब अर्थ वाला क्या होगा। तो स्कॉर्न का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, घिन आना, तो इसका हो जाएगा डिस्पाइस, इसका मतलब भी। और कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, बायस का मतलब होता है झुकाव, और फियर्स जो है ये भयानक होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिडंडेंट। तो रिडंडेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों जो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई, यूजलेस हो चुका है। तो इसका एंटोनिम पूछा है, मतलब अपोजिट बताना है, इसलिए रिक्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पर, चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है विच प्रेपोजिशन इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही क्लाइम्ड डैश द ट्री। मतलब प्रेपोजिशन जो 4 दिए गए हैं, तो कौन इसमें सुटेबल होगा जिसे ब्लैंक पर रखा जा सकता है, भरा जा सकता है। तो ही क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ना, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है दोस्तों एनेस्थीसिया है, ANESTHESIA। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द 4 ऑप्शंस इज द सुटेबल आंसर टू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सूनर डिड द फिनिश हिज स्पीच डैश द ऑडियंस बिगेन अपलॉडिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा नो सूनर देन। ये एक फ्रेज है, नो सूनर और फिर डैश डैश बीच में कुछ सेंटेंस होता है और उसके बाद THAN लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द 4 ऑप्शंस इज अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, उचित होगा। अगला पहला है देयर इज नो बडी डैश एट होम, डैश होम। तो 4 विकल्प है ऑन, एट, इनसाइड, इन, तो एट होता है, एट होम होता है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस मीन्स अ हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। मतलब ये जो लिखा गया है यहाँ पर, इसका मीनिंग जो है कौन सा होगा। मतलब ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है, तो एक ऐसी हैंड राइटिंग जो कि कठिन है या पढ़ने में असंभव है, मतलब इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ऐसी राइटिंग को कहते हैं दोस्तों इलिजिबल बोलते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप बाय हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द 4 ऑप्शंस इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द डिसीज स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज बिकॉज इट वॉज हाईली। मतलब ये है कि बीमारी पूरे गांव में तेजी के साथ फैली क्योंकि यह एक उच्च लेवल की क्या थी। तो यह हो जाएगा इसमें कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से, संपर्क से फैलती है बीमारी, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर आप पढ़े होते हैं तो इन्हें आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, तो इसमें जो है दोस्तों समानार्थक बताना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मिसफॉर्च्यून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द विजिटर सेड टू देम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प होगा द विजिटर रिक्वेस्टेड टू देम टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऑर्डर तो करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। सैड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, और पहला विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी सैड का ही यूज किया गया है, दूसरा विकल्प सही है। विच ऑफ द 4 ऑप्शंस मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग। मतलब
ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो विकल्प है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट और ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जैसे जो सबसे शक्तिशाली हो। ओमनीपोटेंट मतलब जो सब कुछ करने में समर्थ हो। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। और ओमनीसाइंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स इज अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस? द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही डैश इन हिज हेलीकॉप्टर। विकल्प है टूक अवे, टूक ओवर, टूक अप, टूक ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना या छोड़ना। टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल में ले लेना, कब्जे में ले लेना। और टेक अप, टूक अप का मतलब होता है शुरुआत करना। तो यहाँ पर जो है टेक ऑफ नहीं किया, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमारी पूरी टीम की मेहनत होती है और आपका लाइक हमें प्रोत्साहन देता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन एक नाउन है जिसका अगर हम वर्ब फॉर्म बनाएं तो होता है ट्रांसफर्म। ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड पिक्चर? पिक्चर का एडजेक्टिव फॉर्म अगर बनाए तो ये हो जाएगा पिक्चोरियल। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन इल। यहाँ पर जो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है इसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें जो है दोस्तों दूसरा विकल्प सही होगा, ही सेड टू मी वर यू इल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस मीन्स अ फॉर्मर स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी? मतलब एक पहले मतलब पूरा छात्र जिसे कहते हैं किसी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी का, उसे एल्यूमिनस कहा जाता है। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है शीला लुक्ड डाउन ऑन हर क्लासमेट्स बिकॉज शी वाज रिचर देन दे वर। तो लुक डाउन ऑन का मतलब होता है बेइज्जती करना। तो इसका मतलब तो व्हाट इज लुक डाउन ऑन? तो लुक डाउन ऑन जो है दोस्तों ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द ओल्ड एंड इनकम्पिटेंट मस्ट मेक रूम फॉर द यंग एंड कम्पिटेंट। व्हाट इज मेक रूम फॉर? मेक रूम फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। द गाइड इज अ नोवेल बाय हूम? मतलब गाइड नॉवल किसने लिखा है? तो इसे दोस्तों R.K. नारायण जी ने लिखा है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न मेन वर फाउंड ऑफ वेजिंग वॉर। A part of the sentence is underlined. Choose the correct alternative for the underlined from the following words. वैसे यहाँ पर कोई अंडरलाइन लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ पर गड़बड़ी हो, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा कि हैड बीन, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए हैड बीन सही होगा। हैड बीन फाउंड ऑफ वेजिंग वॉर, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों इच। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इन चार विकल्प में से कौन सा सुटेबल होगा? तो विकल्प है हाउ मच डिड यू स्पेंड दैश द रोज। तो स्पेंड के साथ ऑन लगता है, तो हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन द रोजेस ये यहाँ पर, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे 100 के 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हमारे साथ अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो आप हमें दे सकते हैं। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।